नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को भेजी भारी मात्रा में राहत सामग्री। विदेश मंत्रालय ने कहा, पड़ोसी देश को भेजे गए 2 एयरक्राफ्ट में 80 तलाशी और बचाव विशेषज्ञ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2376 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई एकजुटता, कहा संकट की इस घड़ी में भारत म्यांमार के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वीरांगना ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन, कहा सार्वजनिक जीवन में बढ़ी है महिलाओं की भूमिका। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा का संबोधन, कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दें अपना आशीर्वाद। बिहार के बहुचर्चित बिटुमिन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित 5 को 3 साल कैद की सजा, 32 लाख रुपए का जुर्माना। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए विशेष राहत सामग्री और मदद पहुंचाने की पहल की है। हमारे प्रधानमंत्री ने म्यांमार को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और कहा कि भारत इस संकट में म्यांमार को हर संभव सहायता भेजना चाहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा को लेकर विशेष प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। A massive earthquake struck Myanmar yesterday around afternoon time. We all are aware of the kind of destruction that it has left. Massive loss of life and property has been reported. Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. India, as you are aware, we have been actively playing the role of first responder in such situations during natural disasters. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक भारत म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 15 टन राहत सामग्री भेज चुका है। The first aircraft carrying 15 tons of relief material took off at around 3 a.m. this morning from Hindon Air Force Base. It reached Yangon at around 8 a.m. India time. These 15 tons of material comprise tents, blankets, essential medicines, tarpaulin, sleeping bags, gensets, solar lamps, food packets, kitchen sets, etc. Also essential medicines. Thereafter, 2 aircraft with search and rescue personnel and equipment along with canines. भारत की ओर से एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों की 80 टीम म्यांमार भेजी गई है। ये टीम अपने साथ सभी जरूरी उपकरण ले गई है, जिससे राहत, बचाव और खोज अभियान में सहायता मिलेगी। There are 80 NDRF search and rescue team personnel specialists, along with equipment, relief material, and a canine squad is also part of this team. Obviously, there are gen sets, hygiene kits, food packets, essential medicines, kitchen sets, which form part of this second tranche of
relief material that is being sent to Naypyidaw. They are expected to reach Naypyidaw later this evening, and thereafter they'll be taken from there with the help of the local government. They'll be taken to Mandalay. साथ ही भारत की ओर से सहायता की कड़ी में 118 डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही आगरा से रवाना होंगे। उन्हें पहले नैनीताल और बाद में मांडले ले जाया जाएगा। हमारे राजदूत दूतावास के अन्य अधिकारियों के साथ नैनीताल में हैं और मदद में जुटे हुए हैं। A third tranche of support that we are providing comprises a field hospital. This field hospital has around 118 specialists, including doctors and medics. This team is getting ready and will be leaving from Agra later this evening. Will be landing in Naypyidaw, and from Naypyidaw they will also be taken to Mandalay area in coordination with the support of the government of Myanmar. Our ambassador is presently in Naypyidaw, and our team from the embassy in Yangon is in Naypyidaw to coordinate all that is required for forward movement of our personnel who are traveling from India. 4 naval ships with HADR assistance, 2 from Port Blair and 2 from Visakhapatnam. They are getting ready. म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई है। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नायपीताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं, बल्कि हमारे लिए एक चुनौती है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को समय से पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार तथा सभी देशवासियों की सराहना करती हूं। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय
समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुए, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमको। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, उसी दिशा में देश चल पड़ता है। विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह। चाणक्य की भूमि, जहां हमने नीति को सीखा। गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रानी वेलू नचियार की स्मृति में भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रानी वेलू नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। उन्हें तमिल लोग वीर मंगई के नाम से जानते हैं। वो रामनाथपुरम की राजकुमारी थीं और रामनाथ राज्य के राजा चल्लमुथु, विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी संकंधी मुथुल
की इकलौती संतान होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन में जब पुरुष जेल में थे तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। ये साल संविधान के अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े थे और इनमें से 15 महिलाएं थीं। अनेक महिलाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। जब पुरुष जेल में थे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला था और आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के इतिहास को बनाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका रही है। मैं समझता हूं इसके प्रचार की भी आवश्यकता है और यह बात लोगों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही प्रभावी कदम है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के वर्तमान महत्व पर हो रही इस संगोष्ठी में देश विदेश से विद्वानों का एकत्रित होना गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, विज्ञान, सिद्धांत, इन सब की स्वीकार्यता देश भर में नए सिरे से बढ़ रही है। ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम पर चिंतन करना भारत में रहने वाले लोगों के साथ ही भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। पूरे विश्व भर ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ समय में भारत एक विकसित देश होगा। भारत के विकसित होने के साथ साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी होता हुआ पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सिद्धांत, भारत का दर्शन, इन सब की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार्स का आयोजन भारतीयों के लिए भी और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। केंद्रीय मंत्री ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर कहा कि कुछ लोग गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक ट्रेड प्लस कंट्री है और अमेरिका के साथ उसके व्यापार में सरप्लस स्थिति बनी हुई है। भारत अपनी कंपनियों के माध्यम से ऑटोमोबाइल निर्यात नहीं बल्कि उत्पादन कर रहा है। भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री है। जो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को है और भारत का इंपोर्ट अमेरिका से है, उसमें भारत सरप्लस है। दूसरा, भारत किन विषयों को जो है एक्सपोर्ट करता है। भारत वहाँ से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट नहीं करता या एक्सपोर्ट नहीं करता है यहाँ से वहाँ। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम सेल्फ सस्टेन्ड है उसमें। भारत एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज को, भारत एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को, भारत एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स को। उन पर किसी तरह का ट्रेड जो है, इस तरह के टैरिफ का कोई व्यापक प्रभाव नहीं आने वाला है। मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। ये संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। विस्तार परियोजना और इससे आम लोगों को होने वाले लाभ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा राष्ट्र ऋषि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी के इस मंत्र को आत्मसात करके माधव नेत्र चिकित्सालय के प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास इस मंत्र के साधक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 संवत्सर के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन नागपुर में करने जा रहे हैं। माधव नेत्र चिकित्सालय निश्चित तौर से नर सेवा नारायण सेवा का अभूतपूर्व ऐसा प्रकल्प है जो नेत्रदान से शुरू हुआ और आज एक नेत्र व्याधि के सबसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। माधव नेत्रालय एक ऐसा प्रकल्प है जो नेत्र दान के या नेत्र बैंक के रूप में 1995 में शुरू हुआ और इस संकल्प की सिद्धि 2018 में गुड़ी पड़वा के दिन माधव नेत्रालय सिटी सेंटर के स्थापना के रूप में की गई और इसकी स्थापना वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में की गई और इसी प्रकल्प का विस्तारित स्वरूप है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, जो कि वासुदेव नगर स्थित भूखंड पर 2 वर्षों से OPD की सेवाएं दे रहा है, लेकिन अब एक विस्तारित उच्चीकृत अस्पताल के रूप में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से अन्य विभूतियों की उपस्थिति में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन संपन्न हो रहा है। यह विस्तारित अस्पताल 250 बेड का होगा, 14 OPD से यह सुसज्जित होगा, 14 मॉड्यूलर OT इसमें होंगे और साथ ही साथ नवीन भवन का निर्माण 5.83 एकड़ क्षेत्र में होगा। माधव नेत्रालय का उद्देश्य उच्च चिकित्सीय तकनीक के माध्यम से न्यूनतम खर्चे पर लोगों के दृष्टि दोष का निवारण करना है। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर एक ऐसा उच्चीकृत प्रकल्प होगा जो कि लोगों के नेत्र संबंधी व्याधियों का निराकरण तो करेगा ही, साथ ही साथ इस पूरे समाज में धर्मार्थ कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करेगा, लोगों को समाज कल्याण के लिए प्रेरित करेगा, लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा और लोगों को एक संकल्प से सिद्ध के प्रमाण के रूप में भी स्थापित होगा, क्योंकि अगले 3 वर्षों में ही शिलान्यास के बाद इसका लोकार्पण भी 2028 में गुड़ी पड़वा के दिन 9 संवत्सर के दिन संपन्न होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, नागपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। प्रधानमंत्री के दौरे और इस विस्तार भवन के शिलान्यास को लेकर आम लोगों में भी बेहद उत्साह है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसका हमें बेहद आनंद है और बहुत खुशी है। मोदी जी आ रहे हैं, दिल से गदगद है। शब्दों में अगर बयान करें तो मैं मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे भारत की श्वास है तू, इस जन जन का विश्वास है तू, मेरे भारत की श्वास है तू, जन जन का विश्वास है तू, आने वाला एक सूरज नया, सारी धरती की आस है तू।
मोदी जी की राज में पूरे वर्ल्ड में इंडिया को जाना जाता है। माधव नेत्रालय एक ऐसा नेत्रालय है जहां आंखें डोनेट की जाती हैं, जहां जिनके आंखों की रोशनी चली गई है उन्हें नई रोशनी दी जाती है, और इसी का उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। बेसब्री से इंतजार है। मोदी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास, वो इनके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है, मोदी जी के कार्यकाल में। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का काम हो रहा है, मोदी जी जिसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ये संघ के माध्यम से जो यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं, उनका सहयोग और सपोर्ट हमें हमेशा रहता है। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं और युवाओं को तो वो प्रेरणा देते ही है। उनके प्रोग्राम आते ही रहते हैं और हम देखते ही रहते हैं। हमें बहुत उनसे सीखने को मिलता है और बहुत उत्साह से हम उनके पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। गोल्फ की कोचिंग और खेल को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाए गए दिल्ली गोल्फ जोन इस खेल में एक नई क्रांति के रूप में सामने है। गोल्फ जोन में खिलाड़ी हर मौसम में अपने खेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ बातचीत में दिल्ली गोल्फ जोन के संचालक सिद्धार्थ रस्तोगी ने कहा कि ये वर्चुअल गोल्फ का मैदान इस खेल में क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। देश में बदलते खेलों के साथ साथ गोल्फ में भी एक बदलाव नज़र आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक वर्चुअल गोल्फ ट्रेनिंग सेंटर है जो नए गोल्फ खिलाड़ियों को, या हम कहें कि जो एक्सपीरियंस्ड गोल्फ खिलाड़ी हैं, उनको एक बेहतरीन और एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली गोल्फ जोन के को पार्टनर सिद्धार्थ रस्तोगी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा गोल्फर्स के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है ये, क्या इसकी जो हम कहेंगे कि आइडिया है इसको जो है बनाने के पीछे? हमारा पूरा जो इंडोर सेंटर है, इसमें जो गोल्फ़र बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी गोल्फ़ कर रहे हैं और आज वो ड्राइविंग रेंज पे जाते हैं, कोर्स में जाते हैं, पर बारिश हो जाती है तो नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक माध्यम यहाँ मिल जाता है कि वो कैसा भी मौसम हो यहाँ पे आके वो अपनी गेम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। यहाँ पर जो प्लेयर प्रैक्टिस करेगा, क्या उसको जो रियल ग्राउंड है, जो गोल्फ ग्राउंड है, वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल। इनफैक्ट जब गोल्फ़र जो होता है वो कोर्स पे तो कम टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि कोर्स पे आपको पूरा 2 घंटे 4 घंटे लगाने, अगर आप 9 होल खेल रहे हैं, 18 होल खेल रहे हैं। बट गोल्फ़र का बिहाइंड द सीन्स जो एक ट्रेनिंग रेजिमेंट होता है, एक एथलीट है, जैसे हम जानते हैं कि इंडियन गोल्फ़र अब इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हैं, तो उनका बहुत टाइम जो है वो ट्रेनिंग में निकलता है। तो जैसे हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो जिम में जाके ट्रेनिंग करते हैं, आप ये मान के चलिए ये गोल्फ़र का जिम है। इस प्रकार की अगर टेक्नोलॉजी सामने आती है तो आने वाले समय में गोल्फ कितना पॉपुलर होगा दुनिया में, भारत का गोल्फ? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है। हमारा देश, हमें ये मालूम है कि हमारे देश में स्पोर्ट्समैन की कमी नहीं है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को लेके हम कहते हैं कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स को जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं शायद हमारे देश में, वो थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बदलाव आ रहा है और हम उस बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं। और हमारी होप यही रहेगी कि आने वाले टाइम में जब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो यहाँ से जो गोल्फर्स हमारे निकलेंगे वो आके बोलेंगे कि मैंने ट्रेनिंग कहाँ पे करी थी, मैंने दिल्ली गोल्फ जोन में आके ट्रेनिंग करी थी। तो उस बदलाव का डेफिनेटली हम पार्ट बनना भी चाहेंगे एंड आई होप कि हम लोग उसका एक कैटलिस्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन जुड़ने के लिए। तो ये थे सिद्धार्थ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलों के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मैदान पर भी नज़र आ रही है और अब ये टेक्नोलॉजी गोल्फ में भी शुमार हो चुकी है। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे एनोरेक्टल डिजीजेज यानी गुदा और मलाशय के रोग जैसे बवासीर, एनल फिशर, फिस्टुला या